बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था वो था हमारा पहला टॉपिक क्या था, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, और जो दूसरा टॉपिक हमारा था वो था सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, यानी कि पहला हमारा लेवल रोड का था, दूसरा हमारा बैंक्ड रोड का था। और सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड में हमने ये देखा कि वहां सिर्फ और सिर्फ टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और वहां पे जो हमारा जो मैक्सिमम स्पीड आया था, है ना, वो कितना आया था, Vmax इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी। ठीक है, और फिर हमने देखा था सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, और वहां पे जो हमारा आया था वो एक्सप्रेशन था, अगर हम फ्रिक्शन की बात नहीं करें, यानी म्यू को अगर हम जीरो कर दें, क्योंकि म्यू आपको पता है क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो आंसर है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है। अगर रफ होता चला जाएगा तो म्यू की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और अगर सरफेस हमारा बहुत ही स्मूथ है और फाइनली इतना स्मूथ है कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो वहां पे हम म्यू की वैल्यू जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एन आइडियल फ्रिक्शनलेस सरफेस वहां पे म्यू जीरो हो जाता है, और म्यू की वैल्यू बढ़ती है जब जैसे जैसे सरफेस हमारा रफ होता चला जाता है। तो वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की नहीं बात करें ऑन अ बैंक्ड रोड में, तो वहां पे हमारा एक्सप्रेशन आया था V इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा, ये हमारा एक्सप्रेशन था। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को भी कंसीडर करें, है ना, तो वहां पे हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो था V इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये हमारा एक्सप्रेशन था, जो फाइनली हम लोग लास्ट में भी एक बार रिकैप कर लेंगे फॉर्मूला का और देख लेंगे कि हमने क्या क्या ऑलरेडी जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा है। तो ये हमारा था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है ये है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, यानी कि जब एक साइक्लिस्ट किसी भी, है ना, किसी भी चौराहे पे जहां पे टर्न होता है वहां से जब गुजरता है स्पीड से, है ना, तो अपने आप को बेंड कर लेता है। खासकर आपने स्पोर्ट्स में देखा है कि ट्रैक में जब साइक्लिस्ट वहां पे अपने आप को जब ट्रैक पर वो मोड़ पे जाते हैं, क्योंकि वहां पे साइकिल रेस चल रही होती है, तो वहां पे वो अपने आप को मोड़ पर क्या करते हैं, बेंड करके आगे बढ़ते हैं। बेंड करने से क्या होता है, बेंड करने से जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसका जो कंपोनेंट होता है वो हमें वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो टायर और रोड के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो काफी नहीं होता है फॉर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहां पे साइक्लिस्ट को खुद को, है ना, उसको साइकिल को उसको वहां पे बेंड कराना पड़ता है, लीन कराना पड़ता है, तब फ्रिक्शन तो है, और साथ साथ जो हमारा कंपोनेंट बनता है नॉर्मल रिएक्शन का वो भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के साथ। तो ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो साइकिल है ये बेंड है, कितने एंगल से, थीटा, वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल से बेंड हो रखा है। ठीक है, ओके। ये जो साइकिल है इसका वेट कितना है, तो आंसर है mg। और जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी r लेते हैं तो r किधर लेते हैं, तो आंसर है जो भी हमारा साइकिल है इसके हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा r हो गया, ये हमारा mg हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। क्यों होगा, इसको आप नीचे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं, है ना। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये हमारा r है, तो थीटा के साथ जो अटैच है ये कंपोनेंट, ये r cos थीटा बन जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा r sin थीटा। तो यहाँ पे जो r sin थीटा है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जबकि जो r cos थीटा है वो क्या करता है, mg के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। क्या यहाँ पे, व्हेन अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ कर्व्ड पाथ अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, है ना, जब कोई भी साइक्लिस्ट कर्व्ड पाथ पे चलता है तो वहां पे उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज टू स्मॉल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि टायर और ग्राउंड के बीच का, रोड के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है ना, वहां पे वो स्किड कर सकता है, इसलिए उसको वहां पे झुकना पड़ता है ना। सो अ साइक्लिस्ट गोइंग अराउंड अ कर्व लीन्स या बेंड्स इनवर्ड, वो इनवर्ड अंदर की तरफ क्या होता है, लीन्स मतलब झुक जाना, बेंड मतलब भी झुक जाना ही होता है। तो सो अ साइक्लिस्ट गोइंग अराउंड अ कर्व लीन्स और बेंड्स
इनवर्ड बिकॉज देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन यानी कि r sin थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और हमने यहां पे क्या क्या लिया है, तो यहां पे जो हमने लिया है उसको यहां पे लिख भी लिया है। क्या है? लेट अस कंसीडर अ साइक्लिस्ट ऑफ वेट mg बेंड्स इनवर्ड थ्रू एन एंगल थीटा। जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो साइकिल है इसका वेट कितना है mg और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल से बेंड हो गया है। तो ऑफ वेट mg बेंड्स इनवर्ड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r sin थीटा ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन r प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये जो r sin थीटा है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी r sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो आंसर है mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहां पे r sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया? mv स्क्वायर अपॉन r। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। और ये आप देखते हैं r cos थीटा किसके बराबर? तो आंसर है mg के। तो यहां पे r cos थीटा इक्वल टू mg, इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं यानी r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r और नीचे क्या आ जाएगा? mg। तो mg r के साथ ही आ जाएगा, r इनटू mg। तो ये m और m कैंसिल, ये r और ये r कैंसिल। तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा और यहाँ m कैंसिल हो गया तो क्या बनेगा? v स्क्वायर अपॉन rg। तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, जो हमने ऑलरेडी बैंकिंग ऑफ रोड में भी देखा था कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं तब हमारा ये tan थीटा कितना आता है? v स्क्वायर अपॉन rg। और ये जो थीटा है यहाँ पे, ये थीटा किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको आपको देखना है कि कब आपको ज्यादा बेंड करने की जरूरत है। तो आंसर है थीटा जो है ये नीचे क्या है? r क्या है? रेडियस, जितना वो कर्व पाथ से जो मुड़ता है उसकी यहाँ पे त्रिज्या की बात हो रही है। तो रेडियस अगर कम हो जाए यानी कि हमारा जो मोड़ है ना, उसका रेडियस ज्यादा नहीं है यानी सकरा है, तो हमें वहां पे थीटा को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कब? जब रेडियस कम है, क्योंकि रेडियस यहाँ कहाँ है? डिनोमिनेटर में अवेलेबल है। तो अगर रेडियस कम होगा तो थीटा की वैल्यू हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। उसी तरह रेडियस मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है रेडियस की, लेकिन अगर हमारा स्पीड बहुत ज्यादा है, v कहां है? ऊपर न्यूमरेटर में। तो अगर v की वैल्यू ज्यादा है, हम बहुत स्पीड के साथ उस मोड़ पे, कभी आपने ये प्रैक्टिकली फील भी क्या होगा, अगर आप साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, मोड़ पे किसी मोड़ से आप क्रॉस कर रहे हैं और वहां पे आप अगर अपनी बाइक को या अपने साइकिल को धीमे नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि अगर आप बहुत तेज से निकलना चाहते हैं तो आपका साइकिल या बाइक जो है वो स्किड कर जाता है, फिसल जाता है। क्यों फिसल जाता है? इसलिए फिसल जाता है क्योंकि वहां पे आप जो है या तो सही तरीके से बेंड नहीं हुए हैं, या अगर बेंड भी हो गए हैं तो इतना नहीं बेंड हुए हैं कि आपको वो थीटा मिल जाए जिसके बराबर क्या आ जाए? v स्क्वायर अपॉन rg। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा करना है, बहुत हाई स्पीड से वहां निकलना चाहते हैं, तो उस हाई स्पीड से आपको क्रॉस करने के लिए थीटा को भी क्या करेगा? थीटा को आपको बढ़ाना होगा यहाँ पे, यानी कि आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा। तो फिर से समझ जाइए कि थीटा किन बातों पर, जी तो आपका फिक्स है 9.8। तो यहाँ पे क्या दो ही यहाँ पे आ रहा है, दो ही फिजिकल क्वांटिटीज, एक है स्पीड और एक क्या है? रेडियस। तो रेडियस कम होगा तो थीटा आपको बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा झुकना पड़ेगा, और अगर स्पीड आप ज्यादा करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको थीटा को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस पर अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, और आशा है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, और फिर सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड, और तीसरा हमने पढ़ लिया बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। इसमें हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा, हम उसको एक बार रिकैप करना चाहते हैं। तो लेवल रोड की अगर मैं बात करूं तो वहां हमने क्या पढ़ा था? स्पीड जो होगा, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड, वो होगा रूट अंडर म्यू आरजी। और फिर हमने पढ़ा बैंकिंग ऑफ रोड। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार फिर से उसको रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बोर्ड पे अच्छे तरीके से उसको लिख देता हूं कि हमने जो पहले पढ़ा वो क्या क्या था और वो हमारे फॉर्मूलाज क्या क्या थे। तो अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये रहा जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्या क्या हमने पढ़ा था? तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए आता है?
अ व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड। जब एक व्हीकल सर्कुलर टर्न लेता है लेवल रोड पे, तो द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द व्हीकल कैन सेफली टेक अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय वी मैक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर म्यू आर जी, जो कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है, पहले हमने इसको डिराइव कर लिया है। दूसरा हमारे पास क्या है, और यहाँ पे जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जी की वैल्यू तो 9.8 है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो डिपेंड करता है किस पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे और रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड पे। तो यहाँ पे अगर म्यू जो है आपका, म्यू क्या होता है आपको पता है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू की वैल्यू कितनी होती है तो मैंने ये भी पहले बता दिया है, फॉर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस म्यू 0 हो जाता है। तो म्यू और आर पे डिपेंड करता है, जी तो 9.8 ही होगा। दूसरा हमारे पास है बैंकिंग ऑफ ट्रैक, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछली क्लास में कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक या फिर बैंकिंग ऑफ रोड। तो अगर मैं सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की यहाँ पे बात ना करूं, सिर्फ कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, तो v की वैल्यू हमारी आती है मैक्सिमम स्पीड की रूट अंडर आर जी tan थीटा। लेकिन व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स आर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट, अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे ले लूं टायर और रोड के बीच का या ग्राउंड के बीच का, तो वहां पे जो मैक्सिमम स्पीड हमको मिलता है वो मिलता है रूट अंडर आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। फिर से म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अभी हमने पढ़ा बेंडिंग ऑफ अ साइकिल, जिसमें हमें tan की वैल्यू कितनी मिलती है, v स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी कि हमें कितना झुकना है, कितने एंगल से झुकना है, ये डिपेंड करता है हमारे स्पीड पर और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पर। रेडियस अगर ज्यादा हुआ तो हमें कम झुकना पड़ेगा, यानी बहुत चौड़ा रोड है, रेडियस बड़ा ज्यादा है तो कम झुकना पड़ेगा, और अगर रेडियस कम हुआ तो हमें ज्यादा झुकना पड़ेगा। और वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा, और वेलोसिटी अगर कम है तो आपको कम झुकना पड़ेगा। तो ये था आपका ऑल अबाउट क्या था, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड और बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।